आप सभी को रैमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है जिसके लिए आप लोग मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं। तो वो समय आ गया है कि हम इसकी शुरुआत करें। और इस सीरीज़ का नाम है आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये एपिसोड 1 है जिसमें आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा फ्रैक्शन कंपैरिजन, भिन्नों की तुलना। ठीक है, तो सवाल ये कि कैलकुलेशन स्किल में मैं फ्रैक्शन कंपैरिजन से शुरुआत क्यों कर रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो आप जिन भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे कैट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, देखिए वहाँ जाने के बाद आपको रेयरली ही कैलकुलेशन शायद आपको मेंटली करनी हो। वहाँ कैलकुलेशन यूजुअली एक्सेल सीट्स में आजकल होती है, मॉडल्स बनाए जाते हैं और सारी कैलकुलेशन जो है एक्सेल सीट्स में होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, एमबीए करने के बाद उनसे भी मेरी बात होती है। तो कैलकुलेशन का इस सच ऐसा कोई रोल लाइफ में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक बेहतर कैलकुलेशन स्किल की बहुत ज़रूरत है। फिर भी मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए बेहतर कैलकुलेशन होना अपने आप में एक अच्छी बात है। ऑल्दो शायद फ्रैक्शन कंपैरिजन की डायरेक्ट नीड आपको ना पड़े, लेकिन जो भी बेसिक कैलकुलेशन के लिए भी कई बार आपने देखा होगा लोगों को कि वो कैलकुलेटर उठा लेते हैं। कुछ 4 या 5 नंबर्स को जोड़ना है, मे बी वो नंबर 3 डिजिट में भी हैं, तो भी कैलकुलेटर उठा के वो ऐड करते हैं लाइफ में। तो मेरा अपना ये मानना है, मैं नंबर्स में अच्छा हूँ, मैं नंबर्स को काफ़ी तेज़ ऐड करता हूँ। जो लोग मेरी क्लासेस कर चुके हैं उन्हें पता है कि मेरी एडिशन स्पीड बहुत तेज़ है। ठीक है, तो एनीवेज मैं उस पर भी कभी ना कभी बात करूंगा। अभी मेरा मुद्दा ये है, तो उसका फ़ायदा देखिए क्या होता है कि अगर आप नंबर्स को तेज़ी से ऐड कर पाते हैं, आपकी एडिशन स्किल अच्छी है, तो ये एक अपने आप में एक अच्छी स्किल है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो अपना कैलकुलेटर मोबाइल का खोल के कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो वो फिगर मेरे दिमाग में तुरंत आ चुका होता है। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि व्यवहारिक जीवन में भी अच्छी कैलकुलेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, इससे फ़ायदे हैं। पर स्टिल हाँ, जितना एग्ज़ाम में नीड है शायद उतना नहीं है। पर एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपकी नॉलेज कितनी भी हो, आप पेपर में अच्छा नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बहुत अच्छा लेवल अगर आपको चाहिए, आप टॉप 0.01% में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन आपको अलाउ करता है कि जहाँ भी बेसिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, थोड़ा मेंटल किया, थोड़ा जल्दी किया, तो कैलकुलेशन जितना जल्दी आप करोगे आपके पास उतना ही स्पेस होता है, उतना ही टाइम सेव होता है बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप सवालों में आज की डेट में कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। कैट एग्ज़ाम में कैलकुलेटर्स अलाउड ज़रूर हैं, लेकिन उनका कोई ख़ास रेलेवेंस नहीं है। जो आपकी अपनी कैलकुलेशन है वो वहाँ भी बहुत काम आती है। आप कई बार बहुत जल्दी कर लेते हैं रादर देन कि आप कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को एंटर करें। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत चीज़ें जानना ज़रूरी है। कि एक एस्पेक्ट होता है कि जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, चाहे वो आपका एडिशन है, जोड़ है, सब्ट्रैक्शन है, घटाव है, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा जिसको बोलते हैं, डिवीज़न भाग है, तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन थोड़े फास्ट होने चाहिए। साथ में कुछ और एलिमेंट्स हैं वो आपके तेज़ होने चाहिए। तो जैसे एक भिन्नों की तुलना, फ्रैक्शन कंपैरिजन, डेटा इंटरप्रिटेशन में टेस्ट होता है, बैंकिंग में, आपके एमबीए एग्ज़ाम्स में, इवन एसएससी भी जिस तरह के सवाल डीआई में इस बार उन्होंने कैलकुलेटिव डाले, वो दिन दूर नहीं है कि फ्रैक्शनल कंपैरिजन भी आपके एग्ज़ाम में हो जाएगा। जैसे पूछते नहीं इस ग्राफ में किस साल में परसेंटेज ग्रोथ, जो परसेंटेज वृद्धि है वो हाईएस्ट थी। अल्टीमेटली परसेंटेज वृद्धि अगर आप निकालते हो तो क्या होता है, समथिंग बाई समथिंग इंटू 100, तो वो भी एक फ्रैक्शन हुआ। तो इसलिए मैं शुरुआत फ्रैक्शन कंपैरिजन यानी भिन्नों की तुलना से कर रहा हूँ। आज बेसिक क्लास होगी, इत्मीनान से पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, और फिर इसी पे एक प्रैक्टिस सेशन लूँगा मैं आपका। ठीक है, और इस सीरीज़ के वीडियोस देखिए अभी फ़िलहाल रेगुलर नहीं होंगे, डेली नहीं होंगे, थोड़े अंतराल के बीच बीच में आते रहेंगे। जब भी मुझे समय ज़्यादा मिलेगा तो जल्दी जल्दी इसको करा दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वक्त भी मिले इसको ढालने का। साथ ही साथ कैलकुलेशन स्किल्स की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिकली उनका एग्ज़ाम में कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही आपको जानने की ज़रूरत है। इतनी सारी आपकी ट्रिक्स हो जाती हैं कि वो चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। तो मैं आपको व्यवहारिक चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी स्किल्स होंगी लेकिन बहुत काम की होंगी, और आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है कैलकुलेशन की वो बहुत ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब कुछ आपको मैं 4-5 एरियाज़ बता दूंगा जहाँ पर आपको काम करना है। ठीक है,
और उन 4-5 एरियाज़ में आपने जहाँ काम किया आपकी कैलकुलेशन अपने आप बेहतर होने लगेगी धीरे 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 करके। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, भिन्नों की तुलना इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इत्मीनान से समझना, और जब मैं इसका प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो आपको इसकी पावर समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड की जानकारी तुरंत मिले बिना किसी डिले के साथ। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप, यूज़र नेम है एप्ट्रिक्स ई क्लासेस, साथ ही टेलीग्राम चैनल जिसका यूज़र नेम है हेलो एप्ट्रिक्स, ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फ्रैक्शन कंपैरिजन, भिन्नों की तुलना। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा क्या पर्पज़ है कि अक्सर आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि इस तरह का फ्रैक्शन का फॉर्म होता है ना, कि न्यूमरेटर होता है आपके पास और साथ में आपके पास एक डिनोमिनेटर होता है। मैं डिनोमिनेटर को ब्लू कलर से लिखूंगा, न्यूमरेटर को, रंगों का इस्तेमाल आपको पता ही है, मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, तो n/d, डी कलर से डिनोमिनेटर लिखा है, रेड कलर से न्यूमरेटर को मैंने लिखा है। तो जो भी फ्रैक्शंस होते हैं, जब हम फ्रैक्शंस की बात करें, यहाँ पर हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जैसे मैं लिखूँ 1/2 या फिर 3/4। ठीक है, जिसमें आपका जो न्यूमरेटर है, जिसको मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, जो आपका अंश है, न्यूमरेटर यानी अंश। ठीक है, तो जो आपका अंश है अगर वो हर से छोटा होता है, यानी डिनोमिनेटर से छोटा होता है, डिनोमिनेटर लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा हर, तो अंश जब भी हर से छोटा होता है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब ये इनइक्वालिटी जो आपकी दी है ये उल्टी हो जाए, अंश आपका हर से बड़ा हो जाए, तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक फ्रैक्शंस के बारे में बोल दिया मैंने। अब देखिए आपको क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है। फिर क्या होता है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि एक फ्रैक्शन आपको दिया है 123/236। ठीक है, एक फ्रैक्शन आपको दूसरा दे दिया उन्होंने 146/253। अब कई बार बोलते हैं ना कि इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करो, मैं इसी केस की बात कर रहा हूँ कि इन भिन्नों को कंपेयर करना है। आपको बहुत सारे मेथड पहले से पता है। एक मेथड देखिए सिंपल सा होता है, मैं उन मेथड्स का नाम ले लेता हूँ कि वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखिए पहला मेथड आपको सीधे सीधे पता है, एलसीएम रूट। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं कि 236 और 253 यानी जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं उन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं, सेम, सबका हर सेम कर देते हैं एलसीएम लेके। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आप बता दो 1/2, 5/7 और 3/4 में कौन बड़ा है, तो एलसीएम रूट कहेगा कि इनका एलसीएम ले लो। 28 आपने एलसीएम ले लिया सबका, 28 अगर एलसीएम हो गया तो यहाँ देखो आ जाएगा 14, दूसरे वाले नंबर में 28 नीचे आ जाएगा और 20 ऊपर आ जाएगा, तीसरे वाले नंबर में 28 नीचे आ जाएगा और 21 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपने एलसीएम लिया तो आपको पता चल गया कि जब डिनोमिनेटर, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं एलसीएम को। ठीक है, तो जो आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर की वजह से अब तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है, डिनोमिनेटर तो बराबर हो गया, हर सबका सेम हो गया। अंश को देखेंगे अब, तो अंशों को देखा तो सबसे बड़ा अंश यहाँ पर आया थर्ड वाले नंबर में 3/4 में, तो 3/4 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक एलसीएम रूट। ठीक है, दूसरा रूट देखिए आपने देख रखा होगा इसमें, वो दूसरा रूट होता है सीधे सीधे परसेंटेज रूट। ठीक है, परसेंटेज रूट क्या कहता है कि ये देखो 1/2 दिया हुआ है, ये देखो 5/7 दिया है, 3/4 दिया है, तीनों की ना परसेंटेज वैल्यू निकाल लो और देख लो कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। 3/4 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है, 75%। परसेंटेज के लेक्चर में मैंने आपको ये पहले बता चुका है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका करस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या होता है, 3/4 जो नंबर होता है उसका करस्पॉन्डिंग परसेंटेज 75% होता है। 1/2 जो नंबर होता है वो तो भाई 50% होता है। ठीक है, 5/7 निकालना है, देखो 1/7 आपका 14.28% अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 14.28 ना लिख के ऐसे लिखना चाहो 14/2/7% बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जब आपने लिखा तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपको दे देगा 70 और ये देगा 10/7। 10/7 आपको देगा 1 प्लस 10/7 को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 1 + 3/7, डेफिनेटली 75% से छोटा है। आप इवन अगर इसको 14.28 ही लिखते तो भी आप समझ जाते 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 71 से थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा बस।
75 तो नहीं पहुंचूंगा, तो हाईएस्ट 3/4 हो गया। अब देखिए पहला रूट एलसीएम रूट है, दूसरा रूट क्या है, परसेंटेज रूट है। एक तीसरा रूट भी आपको पता है, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप कहते हो कि क्या करेंगे ना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कौन सा बड़ा है। ठीक है, अगर दो नंबर ही दिए हैं, मान लिया 2 नंबर को, जैसे इसको यहाँ कंपैरिजन करना है, तो आप कहोगे 253 को 123 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 236 को 146 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा बड़ा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इन तीनों मेथड्स में खामियां हैं। क्या खामियां हैं? खामियां देखिए ये है कि ये सिंपल नंबर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एलसीएम भी बहुत अच्छा है, परसेंटेज रूट भी बहुत अच्छा है, क्रॉस भी बहुत अच्छा है सिंपल नंबर्स के लिए, अप टू 2 डिजिट नंबर्स में भी। एलसीएम अप्रोच की भी बात कर रहे हैं, आप देखिए 3 डिजिट का नंबर है 236 और 253। अगर एलसीएम निकालने गए तो बताइए जान को खतरा है कि नहीं? अरे इसमें जान भी जा सकती है कि 236 और 253 का चल दिया एलसीएम निकालने। ठीक है, तो अपनी जान बचा के रखें, ऐसे खतरे मोल ना लें। फिर क्या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे? नहीं, परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना, देखिए जब नंबर्स थोड़ा सा दूर दूर हैं काफ़ी, तो परसेंटेज में शायद कन्वर्ट भी कर पाएंगे, है ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर आप इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर देखोगे कौन बड़ा कौन छोटा। वो भी इतना आसान नहीं है, 3 डिजिट बाई 3 डिजिट नंबर्स हैं। अगली क्लास में वो भी बताऊंगा मैं कि 3 डिजिट बाई 3 डिजिट नंबर्स को कैसे फट से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो एक अगला क्लास होगा। पर अभी क्या है कि ये दिख रहा है ना कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है 3 डिजिट के नंबर को डिवाइड करना। क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आसान है सर 3 डिजिट नंबर का, यहाँ पर नहीं, 3 डिजिट इधर 3 डिजिट उधर, उनको मल्टीप्लाई करना, ना ना ना, 3 डिजिट बाई 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी इतना आसान नहीं है। तो ये तीनों मेथड जो आपके सामने लिखे हैं वो कहीं ना कहीं इतने इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं जब नंबर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बस इसलिए तो मैं आया हूँ इसको लेके, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। पहली बात तो 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। यही तो पता करना होता है कौन बड़ा कौन छोटा, यही तो पता करना होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। आपको उनकी वास्तविक वैल्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। कंपैरिजन है, तुलना है, तो तुलना में मुझे यही पता कर लेना है कि कौन ज़्यादा कौन कम कौन बीच में, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन जो आपका होता है कि हर बार आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखना चाहते हो कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब जैसे इसको डिवाइड करके अगर आप परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हो तो बेवकूफ़ी तो कर रहे हो। आपको कैसे भी ये श्योर कर लेना है कि इसमें से कौन बड़ा है, 100% सही होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसकी वाकई में वैल्यू कैलकुलेट करें। सो मैं थोड़ा सा आपको अल्टरनेट रूट में लेके जाऊंगा इस डिस्कशन में, और फिर आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको तीनों की प्रॉब्लम्स बता दी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल भूल जाइए, छोटे छोटे नंबर्स में यूज़फुल होता है। ठीक है, इवन एसएससी के टीए 2 में भी ऐसे सवाल आए हैं जिसमें बहुत सिंपल नंबर्स दिए थे, छोटा एलसीएम लिया काम बन गया। परसेंटेज रूट भी कई बार बहुत इफेक्टिव होता है, छोटे छोटे नंबर्स में परसेंटेज आसानी से निकल जाते हैं। क्रॉस भी यूज़फुल है, जो आपका 2 डिजिट नंबर है। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ लेकिन जो हर जगह काम करेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ वही जानते हैं ना तो बहुत कुछ है। ये सब भूल भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट मेथड है जो हमेशा काम करता है, और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि वही केस है मेरा कि न्यूमरेटर है मेरे पास और डिनोमिनेटर है मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास जो केस है मैं अभी यही बात करके चल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, मतलब कोई नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन में कोई चेंज नहीं आता, आपको पता है उल्टा हो जाता है सब कुछ केस, तो उसकी बात नहीं कर रहा। अभी मैं पॉजिटिव फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव फ्रैक्शन अगर समझ में आ गया तो नेगेटिव फ्रैक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने कहा कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है n/d। ठीक है, अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ कि मेरे पास दूसरा फ्रैक्शन है जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। मैं दूसरा फ्रैक्शन लिख रहा हूँ n' और बाई d', n'/d', मतलब ये मेरे पास दूसरा फ्रैक्शन है। ठीक है, न्यूमरेटर जिसमें n' है, डिनोमिनेटर जिसमें d' है, अंश n' है, हर आपका d'। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ फर्स्ट और इसको मैं बोलता हूँ सेकेंड, यानी मेरे पास 2 फ्रैक्शंस हैं। अब इसके बारे में हम कई सारे केसेस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं देखना है। अब 2 फ्रैक्शन दिखा दी, 2 फ्रैक्शन का कंपैरिजन यहाँ देखते हैं, बाकी फिर 5 फ्रैक्शंस होंगे, उनको कैसे कंपेयर करना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले आप 2 फ्रैक्शन देखो, n/d और n'/d', ये 2 फ्रैक्शंस मेरे सामने। अब मैं इसमें देखिए कुछ केसेस बनाने जा रहा हूँ और वो केसेस आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है,
देखिए पहला केस आपके सामने जो मैं लिखने जा रहा हूँ, केस 1, वो आपका सिंपल केस है। केस ऐसा है कि आपका जो न्यूमरेटर है n यहाँ पर, दूसरे में तो न्यूमरेटर आपका n डैश हो जाता है, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर यहाँ पर आपका d है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर आपका d ही रहेगा। मतलब क्या हो रहा है कि अंश तो बदल रहा है, n से n डैश हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मैं नंबर्स लिख के दिखा देता हूँ आपको कि 101/236 और एक नंबर है आपका 103/236। क्या हुआ देखिए, अंश बदल गया, हर बदला ही नहीं, सेम रहेगा। तो अब देखिए इस फ्रैक्शन कंपैरिजन को मैं आपको जिस तरीके से समझाने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना। आप जरा एक n/d को बाहर निकाल लो, एक न्यूमरेटर को बाहर निकाल लो और एक जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर निकाल के जरा समझते हैं कि इनको बदलने से पूरे फ्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अंश को बदलने से पूरे फ्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कहोगे अगर अंश बढ़ेगा तो पूरे फ्रैक्शन की, पूरे भिन्न की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ता हुआ अंश पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी भाषा में, इसी स्टोरी की भाषा में समझोगे तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो अंश बढ़ेगा तो फ्रैक्शन बढ़ेगा। केवल अंश की वजह से बात कर रहा हूँ मैं, अभी डिनोमिनेटर हर को भूल जाइए, एक एक करके बात कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा डिनोमिनेटर को भूल जाइए आप, अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ अंश की। तो अगर मैं केवल अंश की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि अगर ये अंश बढ़ता है, अंश बढ़ता है तो ये अपनी वजह से क्या करेगा, इसकी कोशिश होगी कि पूरे भिन्न की वैल्यू बढ़ जाए, पूरे भिन्न की वैल्यू क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है। अगर ये अंश घटेगा तो ये चाहेगा कि पूरे भिन्न की वैल्यू घट जाए, यही तो होगा। आप जरा इमेजिन करके देखो, आप इमेजिन करके देखो कि आपके पास एक नंबर है, वो नंबर है आपका मान लिया 101/236, ठीक है, और ये नंबर हो जाता है 99/236। तो अगर मैं अभी डिनोमिनेटर की बात ना करूँ तो अंश अगर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये पूरे ओवरऑल फ्रैक्शंस को, भिन्न को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अगर अंश घटेगा तो ये पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम किसी भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न में केवल अंश नहीं होता है, हर भी होता है। तो उसमें दोनों का जो एफर्ट है, दोनों की जो कोशिश है, उन कोशिशों का जो परिणाम होगा वो होगा अल्टीमेटली उस भिन्न के साथ। समझ रहे हो आप। ऐसे कुछ समझ लो कि आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, गेम होता था रस्सी वाला, याद होगा आपको, है ना। अब उस रस्सी को टग ऑफ वार बोलते हैं, रस्सा कसी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, बोलता हूँ मैं रस्सा कसी, स्कूलों में होता था पहले, उम्मीद है आप लोगों ने भी ज़रूर इसको खेला होगा, ठीक है, टग ऑफ वार या फिर रस्सा कसी। अब देखो क्या होता है रस्सा कसी में, आप ऐसे सोचो कि एक टीम है लाल रंग की और एक ही टीम है नीले रंग की, ठीक है, अंश वाली टीम और हर वाली टीम, ठीक, कितना ही मैं टग ऑफ वार करा रहा हूँ। दोनों लोग रस्सा खींच रहे हैं क्योंकि जो भिन्न का नेचर है, जो पूरा नेचर है उस फ्रैक्शन का, भिन्न का, वो कौन डिसाइड कर रहा है, दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक अंश अगर बदलता है तो उस पूरे भिन्न में चेंज आएगा, हर अगर बदलेगा तो भी पूरे भिन्न में चेंज आएगा। यानी दोनों के पास वो एबिलिटी है उस भिन्न को बदलने की, ठीक है। तो अब ये रस्सा कसी वाला गेम है, रस्सा कसी वाला गेम है कि भाई एक खींच रहा है अपनी तरफ, एक खींच रहा है अपनी तरफ। कई बार हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि दोनों फोर्स, जैसे टग ऑफ वॉर वाली जो सिचुएशन बनेगी वहाँ हमें सबसे ज़्यादा एनालिसिस करनी है कि दोनों एक दूसरे को अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, दोनों भिन्न को अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। लेकिन अगर एक रस्सी है उसको दो तरफ से नहीं बल्कि एक ही तरफ से कोई खींच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं कि वो तो सारा फोर्स उधर ही है, उधर ही चला जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ ये टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन क्या है, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। और बाकी जो सिंपल सिचुएशन है जिसमें दोनों का फोर्स एक ही तरफ है, अंश का भी हर का भी, वो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो समझते हैं उसको। पहला केस जरा ध्यान से देखना, अंश सेम, अंश बदला, हर नहीं बदला। तो अब जरा बताओ मुझे कि कौन डिसाइड करेगा कि भिन्न के साथ क्या होगा। आप कहोगे जब हर बदल ही नहीं रहा है, जब डिनोमिनेटर बदल ही नहीं रहा है, तब तो एक ही डिसाइड करेगा ना, न्यूमरेटर, ठीक है, अंश ही डिसाइड करेगा। फिर डिनोमिनेटर की वजह से कोई चेंज ही नहीं आया। तो अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा होगा तो इस भिन्न की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर न्यूमरेटर n से n डैश अगर हुआ और न्यूमरेटर बढ़ा तो बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, अंश बढ़ गया तो ये वैल्यू बड़ी होगी। जो अंश क्या करेगा, बढ़ता हुआ अंश, बढ़ता हुआ
जो न्यूमरेटर होता है वो पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये मत समझना, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो मेरा ये डायलॉग उससे राइम करता हुआ दिख रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोशिश करिएगा समझने का। बढ़ता हुआ अंश, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे भिन्न को बढ़ाने की कोशिश करता है, और घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे भिन्न को घटाने की कोशिश करता है। तो इसको जैसे भी समझना है समझ लो, ठीक है, कविता की तरफ, दोहे की तरह, जो भी समझना है समझो। तो ये दोनों केसेस मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि ये तो बड़ा आसान सा केस हो गया, आप कहोगे इसमें कोई दम ही नहीं है ना, ये तो मिलेगा तो फट से बता देंगे। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दम नहीं था। तो दूसरा केस है, उसमें भी कोई दम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हमने न्यूमरेटर के साथ किया वही अब हम डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे। कि देखो अगले वाले में क्या हुआ, न्यूमरेटर नहीं बदला, डिनोमिनेटर बदल गया। अब यहाँ पर जरा थोड़ा ध्यान से समझ लें आप, यहाँ की जो कहानी है वो क्या है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि 101/236 है आपके पास, और 101/247 है। अब ध्यान से देखो, अगर न्यूमरेटर यहाँ पर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, यस, न्यूमरेटर अगर बढ़ा है तो बढ़ता हुआ न्यूमरेटर क्या करेगा, पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है, ठीक है। आपने कोई नंबर लिया, देखो 101, ये तो सेम रखा और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। अरे भाई, न्यूमरेटर अगर सेम और डिनोमिनेटर अगर बढ़ाते जाओगे तो नंबर छोटा हो जाता है, पॉजिटिव नंबर है अगर वो, तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो वो पूरे भिन्न को घटाने की कोशिश करता है, और डिनोमिनेटर अगर घटता है तो वो पूरे भिन्न को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये नेचर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो कॉम्प्लेक्स केसेस है ना, टग ऑफ वॉर वाले, वो मैं आपको मजाक में समझा दूंगा। ये अगर आपको समझ में आया कि बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर पूरे न्यूमरेटर को, पूरे भिन्न को घटाने की कोशिश करता है, और घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे भिन्न को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में देखो क्या हुआ, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नया फ्रैक्शन छोटा होगा पिछले फ्रैक्शन से, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा है। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर क्या करता है, फ्रैक्शन की वैल्यू को कम कर देता है। तो कम कर दिया ना इसने, ये वैल्यू पहले वाली वैल्यू से कम हो गई। उल्टा केस भी हो सकता है, आपने कहा कि 101/236 की जगह ये नंबर 101/231 हो गया। आप कहोगे डिनोमिनेटर कम हो गया। कम डिनोमिनेटर अगर हुआ, न्यूमरेटर में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम है, अंश आपका सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर कम हुआ तो ये पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो देखो बढ़ गया पूरा फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये नेचर आपको क्लियर हुआ। दो केसेस जो कि शायद सबसे आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला केस बात करते हैं, तीसरा केस। तीसरे केस में आप कहोगे ये तो बड़े आसान केस पढ़ा रहे हो, न्यूमरेटर एक बार नहीं बदला, एक बार डिनोमिनेटर नहीं बदला। तो मैंने कहा नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ और भी पढ़ाता हूँ। मैं अब आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ कि अब दोनों बदलने जा रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि आप भी यही सोच रहे होगे कि दोनों बदलो। तो मैंने कहा दोनों बदलता हूँ, ध्यान से देखना। दोनों बदलने में देखो, मैंने न्यूमरेटर को क्या किया, बढ़ाया, न्यूमरेटर को मैंने बढ़ा दिया, और आप कहोगे डिनोमिनेटर को मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो मैं किस तरह के केस की बात कर रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। 101/236, न्यूमरेटर को बढ़ाया है 103, डिनोमिनेटर को घटाया है, तो ये हो गया 234, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर बढ़ा है, जी हाँ, डिनोमिनेटर घटा है, जी हाँ। अब जरा समझते हैं कि इस फ्रैक्शन के साथ, जो नया फ्रैक्शन है, इसके साथ क्या होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बताओ बढ़ता हुआ न्यूमरेटर क्या करता है। आप डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप कहोगे बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। देखो एक मैंने बड़ा एरो लगाया कि पूरे फ्रैक्शन पे इसका इम्पैक्ट क्या है, बढ़ाना चाहता है। तो देखो एरो लगा दिया ऊपर की तरफ, बढ़ाना चाहता है। फिर आप कहोगे डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है। घटता हुआ डिनोमिनेटर क्या करता है, पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये देखो दोनों मित्र एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो भाई वही होगा ना, दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में एक चीज़ को धकेल रहे हैं, तो वो चीज़ उधर ही धकेल जाएगी ना, उल्टा थोड़ा ना चली जाएगी। समझ रहे हैं, न्यूटन साहब की थोड़ी इज्जत करें कि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में ही लगे हुए हैं तो वही हो जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ, रिजल्टेंट जब एक ही दिशा में दोनों लोग काम कर रहे हैं तो जो ये करना चाह रहे हैं वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जो नया फ्रैक्शन है वो बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि न्यूमरेटर भी पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाना चाह रहा है और घटता डिनोमिनेटर भी पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, यानी दोनों बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएगा भाई। जब दोनों राजी हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा ही, कोई तकलीफ नहीं हुई। ये चीज़ ध्यान रखना आप। लेकिन जैसे मैं स्टोरी के फॉर्म में समझा रहा हूँ ऐसे ही समझना, ताकि जीवन भर ना भूलें, ठीक है। चौथा केस आ गया, देखिए चौथे केस में क्या होगा, आप कहोगे n हो गया,
आप कहोगे कि d हो गया, आप कहोगे फिर से n हो गया, n हो गया और d हो गया। और अब क्या हम करने जा रहे हैं इस केस में, ज़रा ध्यान से देखना। इस केस में हम लोग फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदलेंगे, लेकिन इस बार अलग तरीके से बदलेंगे। मैं कहेंगे न्यूमरेटर कम हो रहा है और मैं कहूँगा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कहूँगा देखो घटता हुआ न्यूमरेटर कम हुआ। न्यूमरेटर अगर कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये ओवरऑल फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। सोच लो खुद ही, कोई फ्रैक्शन आपको दे दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को अगर आप भूल जाओ, न्यूमरेटर अगर कम होगा तो क्या होगा, पूरा फ्रैक्शन कम होगा। तो ये घटाने की कोशिश कर रहा है ना, ओवरऑल फ्रैक्शन को घटा हुआ कर दिया। जरा डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर क्या करता है, 1/3 और 1/4 के बारे में सोचो। डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है ना तो ओवरऑल फ्रैक्शन को ये कम करने की कोशिश करता है। तो ये बढ़ रहा है तो ये भी कम करने की कोशिश करता है। देखो दोनों फिर से एक ही काम कर रहे हैं, दोनों घटाना चाहते हैं, दोनों उस फ्रैक्शन को, दोनों उस भिन्न को घटाना चाहते हैं। तो भिन्न क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, कहेगा ठीक है मैं घट जाता हूँ। जब तुम दोनों लोगों की यही इच्छा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर क्लियर केस, यहाँ क्लियर केस कि इस केस में भिन्न क्या है, बढ़ा हुआ ही आएगा। इस केस में भिन्न क्या है, घटा हुआ ही आएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशंस आने वाली है ना, अब आने वाली हैं, और यहीं तो असली गेम होता है, ठीक है। अब इस केस की अगर बात करोगे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर न्यूमरेटर कम हुआ, मैं लिख रहा हूँ 101/236, न्यूमरेटर कम हुआ 99 हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ गया 247 हुआ। देखो डिनोमिनेटर बढ़ा, न्यूमरेटर कम हुआ। न्यूमरेटर कम हो रहा है तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये भी कम करने की कोशिश कर रहा है। दोनों कम करने की कोशिश करें तो कम हो जाएगा, ठीक है। इस भाषा में अगर आप समझोगे ना, आप कभी भूल नहीं पाओगे। और क्वेश्चन जब आपके सामने फ्रैक्शन वाले आएंगे तो ऐसे इंटरैक्ट करोगे ना कि आपको तकलीफ भी नहीं होगी। अब जरा मैं आपको इंपॉर्टेंट केस समझाता हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत आनंद देने वाला है। देखो जरा, ये है n, ये है n, यहाँ भी लिख देता हूँ n और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं n। अब मैं लाता हूँ डिनोमिनेटर को, या चलो इसके बारे में बात हम अगले पेज में करते हैं। देखो ध्यान से, ये है न्यूमरेटर, यहाँ भी है न्यूमरेटर, फिर मैं लगाता हूँ ये वाला निशान, फिर मैं लाता हूँ डिनोमिनेटर को, ये है डिनोमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब देखो क्या करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। या न्यूमरेटर को भी बढ़ा दो और डिनोमिनेटर को भी बढ़ा दो, ठीक है। न्यूमरेटर को भी बढ़ा दो और डिनोमिनेटर को भी बढ़ा दो, ठीक। फिर मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ भी न्यूमरेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर है ना। और ध्यान से देखना ज़रा, मैंने कहा इसको कम कर दो और मैंने कहा डिनोमिनेटर को भी कम कर दो, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके सोचना कि अगर ऐसा केस है दोनों में तो कौन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन, पहला वाला बड़ा होगा कि दूसरा वाला बड़ा होगा। वीडियो पॉज करके 2-3 मिनट सोच के ही फिर वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। कि अगर ये वाला केस मैंने आपको दिया जो कि 5वां केस है, और जो ये केस है 6वां केस है, इसमें फ्रैक्शन में क्या होगा, पहले तो मैंने सारे बता दिए कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इस केस में पहला बड़ा होगा कि दूसरा बड़ा होगा, जरा समझते हैं इसको, ठीक है। आप पॉज करके सोचो फिर स्टार्ट करना। तो उम्मीद करता हूँ आपने सोचा होगा। अब जरा देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ, क्या सिचुएशन है। आप कहोगे बढ़ता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करेगा। देखा ना, टग ऑफ वॉर हो गया कि नहीं हो गया। ये तो भैया रेड टीम ब्लू टीम ये तो अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं सर। ये तो इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। अब दोनों, रेड टीम इसको खींच रही है, कह रहा है कि बढ़ जा, ठीक है। दूसरे डायरेक्शन में ब्लू टीम इसको अलग खींच रही है। अब बताओ जीतेगा कौन। कई लोग कहते हैं बराबर हो जाएगा। अरे ये किसने बताया कि दोनों की क्षमता बराबर है, पावर बराबर है। रिजल्ट तीनों पॉसिबल हैं। लाल वाला अपनी तरफ खींच ले जा सकता है, नीला वाला हो सकता है अपनी तरफ खींच ले जाए, या हो सकता है कोई किसी को ना खींच पाए, बराबर फोर्स है, फाइन। तो अब देखिए जो ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो जो कहते हैं ये चेंज नहीं होगा, उनके लिए देखो, उनकी आंखें खोलता हूँ, झटका लगेगा अभी। देखो जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि एक नंबर है मेरे पास 10 और एक नंबर है 20। बस एग्जाम्पल के लिए बहुत आसान नंबर लिख रहा हूँ ताकि आप नींद से जाग जाएँ। और मैं आपने कहा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ के मैंने कहा लो 15 हो गया। आपने कहा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर को मैंने बढ़ा के 100 कर दिया। अब देखो ये आपको पता है कि ये 50% होता है 0.5, ये भी पता है आपको 0.15। डेफिनेटली ये नंबर कम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कम हुआ।
तो ये कहना कि ये बराबर होगा, जब दोनों अपोजिट दिशा में खींच रहे हैं तो कुछ नहीं होगा चेंज, ऐसा नहीं होता है। सारी पॉसिबिलिटी है, लाल वाला भी जीत सकता है, नीला वाला भी जीत सकता है, और हो सकता है कुछ भी ना हो। तो अब इस केस को समझना, सवाल ये उठा कि चलो ठीक है तीनों जीत सकते हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जरा इस केस में भी देख लो क्या हो रहा है, इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस में भी टग ऑफ वॉर हो रहा है कि नहीं, न्यूमरेटर घट रहा है। अरे घटता हुआ न्यूमरेटर क्या करेगा, फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करेगा, और बढ़ता हुआ घटता हुआ डिनोमिनेटर क्या करेगा, फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। देखो फिर से टग ऑफ वॉर बन रहा है, दोनों एक काम नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों के व्यू पॉइंट अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करना चाहते हैं, समझ रहे हो आप। तो अलग अलग काम करना चाह रहे हैं, तो ये डिसाइड करना हमें पड़ेगा, और इस तरह के फ्रैक्शंस ही सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर देते हैं कंपैरिजन के टाइम में। क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जैसे मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ फोर्स से, कि फोर्स जिसका ज़्यादा होगा वो खींच लेगा। सवाल ये है कि यहाँ फ्रैक्शन के टर्म में, अब हम फिजिकल फोर्स की तो बात नहीं कर सकते, उसका कोई ना कोई इक्विवेलेंट हमें खोजना पड़ेगा, कि लाल जो स्ट्रेंथ हम दिखा रहे हैं या ब्लू स्ट्रेंथ जो हम दिखा रहे हैं एरो से, इसका क्या मानक है, किसको हम मानक मान के देखें कि किसका फोर्स ज़्यादा है किसका फोर्स कम है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। वो ये है कि जो मैं अभी टग ऑफ वॉर सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका मीट्रिक है फोर्स, है ना, कि फोर्स जिसका ज़्यादा होगा वो विनर होगा। तो यहाँ वो मीट्रिक फोर्स ना होके यहाँ पर आपका मीट्रिक होगा परसेंटेज चेंज, ये अंडरस्टैंड करना ध्यान से। यहाँ आपका मीट्रिक होगा परसेंटेज चेंज। इसका क्या मतलब हो गया, परसेंटेज चेंज का मतलब ये हो गया कि देखो अगर मुझे पता लगाना है कि न्यूमरेटर का फोर्स और डिनोमिनेटर का फोर्स किसका ज़्यादा है, आप देखो कौन सा ज़्यादा परसेंटेज चेंज हो रहा है वो डोमिनेट करेगा। जिसका परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, अंडरस्टैंड करना इस शब्द को, परसेंटेज चेंज, जिसका प्रतिशत चेंज ज़्यादा है, परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, वो डोमिनेट करेगा, उसका फोर्स कंपोनेंट ज़्यादा होगा। तो जो डोमिनेट करेगा उसी का नेचर, लेट्स से मैंने कहा न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, तो न्यूमरेटर का जो नेचर होगा, जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर का नेचर क्या है, बढ़ाना चाहता है, तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। ये नीले वाले फोर्स को क्या करेगा, कहेगा खत्म, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ मान लिया डोमिनेट कर रहा है न्यूमरेटर का फोर्स, तो क्या करेगा, ये घटा देगा पूरे फ्रैक्शन को। अगर यहाँ मान लिया नीला वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, नीले वाले का परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, फ्रैक्शन को कम कर देगा ओवरऑल, तो ये डोमिनेट करेगा, ये खींच लेगा अपनी तरफ। तो जो खींच लेगा उसी की मन मर्जी चलेगी ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर वाला डोमिनेट करेगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा देगा। तो जो हमें कन्फ्यूज़न है कि किसका फोर्स ज़्यादा है, वो परसेंटेज चेंज से मालूमात उसका चलेगा। अब आपके मन में बिल्कुल होगा कि ये तो जिन्होंने पढ़ा दिया एन और डी के टर्म्स में, नंबर क्यों नहीं लेके सिखा रहे हैं। तो भाई वो भी ले लो, नंबर लेके सिखा देता हूँ। मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। वो नंबर है 123 डिवाइडेड बाई 246, ठीक है। एक नंबर मैं यहाँ पर और ले रहा हूँ जो है 137 डिवाइडेड बाई 267, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को बड़े ध्यान से देखना, वही हो रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है। मुझे पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज देखना है सर, परसेंटेज से देखने के लिए आप कहोगे यहाँ पर चेंज है 14 का, प्लस 14 हो रहा है। यहाँ पर आपने चेंज देखने गए तो आपने कहा यहाँ चेंज हो रहा है प्लस 21 का। अब बहुत ध्यान से समझना है सर, बहुत ध्यान समझना है। आंसर आ चुका है, मतलब मुझे मालूम है कि ये बड़ा है, कैसे, ये तो मुझे देखते ही पता था, ठीक है। ध्यान से देखो, जो 14 का चेंज है ना, ये 14 का जो चेंज है 14 का चेंज 123 के ऊपर डेफिनेटली 10% से बड़ा है, मोर देन 10% है, ये मोर देन 10% है। कैसे, अरे भाई 123 का 10% कितना होता है, 12.3। कभी भी किसी क्वांटिटी का 10% निकालना है तो क्या करना है, डेसिमल लगा दो एक प्लेस के बाद, लेफ्ट राइट से, 12.3। और ये वैल्यू 14 है, 10% अगर 12.3 है तो 14 जो है वो 10% से बड़ा ही होगा, यानी ये वैल्यू मोर देन 10% है। यहाँ पर है 21 का चेंज आ रहा है, देखो इसको ध्यान से देखना जरा, इसका जो 10% वैल्यू है वो कितना होगा, 24.6 होगा कि नहीं होगा, हाँ जी 24.6। अब 24.6 से ये कम है कि नहीं, बिल्कुल कम है, तो आप कहोगे ये है लेस देन 10%। अब जैसे ही आपने ये निकाला परसेंटेज चेंज, अब क्या करो, इसको फोर्स से रिलेट कर लो, कि ये करो फोर्स 10 से ज़्यादा है, ये करो फोर्स 10 से कम है, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा है, न्यूमरेटर वाला फोर्स ज़्यादा है। न्यूमरेटर वाला फोर्स ज़्यादा है तो न्यूमरेटर करेगा डोमिनेट। डोमिनेट शब्द का ध्यान रखना, न्यूमरेटर अगर डोमिनेट करता है
तो जो न्यूमरेटर चाहता है वही होगा। इस केस में न्यूमरेटर क्या चाहता था, न्यूमरेटर यहाँ बढ़ रहा था, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो पूरा फ्रैक्शन जो मिलेगा नया वाला ये बढ़ा हुआ होगा पिछले फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। कितना आसान है देखो। अब आप देख लो आपका सारा जो अप्रोच है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप जरा सोच लो उस अप्रोच के बारे में। एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे तो जान भी जा सकती है, एलसीएम निकालने की जरूरत ना करना। मैं बोल रहा हूँ, मैंने नंबर बड़े बड़े लिख दिए हैं तो मुझे दोष मत देना अगर आपने एलसीएम निकाला तो आपकी जान को बहुत खतरा है, ठीक है, ना निकालें। फिर जरा इस केस में आ जाते हैं। तो चलिए इस केस को जरा ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने कहा कि एक नंबर है 247 और ये नंबर आपका हो रहा है 228। एक नंबर आपने लिया कुछ 437 और ये नंबर आपका हो गया मान लिया 387 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप कहोगे यहाँ पर आप डिक्रीज चेक करोगे तो आप कहोगे यहाँ 19 का डिक्रीज है, साफ साफ मुझे दिख रहा है। तो जो 19 का डिक्रीज है वो क्लियरली क्या है, लेस देन 10% है। और डिनोमिनेटर का चेंज जरा आप देखो कितना है, तो आप कहोगे 50 का डिक्रीज है। तो 50 का डिक्रीज डेफिनेटली क्या होता है, ये आपका मोर देन 10% डिक्रीज है। तो जब हम बात करेंगे डिक्रीज परसेंटेज की भी, तो एक लेस देन 10% डिक्रीज, एक मोर देन 10% डिक्रीज, कौन सा डोमिनेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड देखना है बस। जब डोमिनेशन की बात करते हैं दोनों डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड देखना है किसका ज़्यादा फोर्स है, ठीक है। तो आप कहोगे कि अब ही डिनोमिनेटर का फोर्स ज़्यादा है क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर का फोर्स ज़्यादा हुआ, डिनोमिनेटर का फोर्स ज़्यादा हुआ तो डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा। जो डोमिनेट करेगा वो इसको एलिमिनेट कर देगा। अब कहेगा मैं डोमिनेट कर रहा हूँ तो मैं जो चाह रहा हूँ वो होगा। तो जो फ्रैक्शन है ना ये वाला दूसरा वाला, ये बढ़ा हुआ फ्रैक्शन होगा, बढ़ा हुआ फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर न्यूमरेटर डोमिनेट करता तो फ्रैक्शन डिक्रीज्ड मिलता इस केस में। तो ये जो भाषा है ये आप समझें। आप कहोगे कि हो सकता है दोनों 10-10% से डिसाइड ना हो पाए, तो टेंशन ना लो, प्रैक्टिस सेशन में सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। कितने भी क्लोज फ्रैक्शंस होंगे इससे हम लोग निकाल पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। और इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये एलसीएम, ये जितनी चीज़ें आप जानते हो ना, इसको समझ जाओगे तो सब भूल जाओगे। मैं कुछ दिखाता हूँ, आप जरा ध्यान से देखना। कुछ चीज़ें आपने रट रखी ना, उनको मैं दिखाता हूँ, उनकी सच्चाई, ठीक है। आप रटोगे नहीं, आप आज समझ जाओगे, ठीक है। एक बड़ा अच्छा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने शायद कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा कि जैसे कोई नंबर है अगर a बाई बी, अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं a और b, और एक नंबर है आपका a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस एक्स, है ना। तो इस तरह की कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं कि अगर a b से बड़ा है, ठीक है, मतलब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं लेट्स से, और एक होता है a अगर b से छोटा है तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको रट रखा होगा। यहाँ पर मैं अभी पॉजिटिव फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी यहाँ a और b दोनों 0 से बड़े हैं, ठीक है। तो इसी केस की चर्चा हम कर रहे हैं। आपने अभी तक इसको रट रखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो आपने अभी सीखा है ना वो इतना पावरफुल है ना कि ये ऐसे ही हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे। ये इनइक्वालिटी में मार्क कराता हूँ, आपने जो भी रट रखा है उसको भूल जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, आप कह रहे हो a b से बड़ा है, दोनों में आपने x और x को जोड़ा है, सेम नंबर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ दिया। जरा आप मुझे ये बताओ कि ये a है ये b है, किसका परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा, बताओ। जब आपका दोनों में चेंज x और x हो रहा है, बराबर मैग्नीट्यूड चेंज है, तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज बराबर है तो जो बेस कम होगा वहां परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो जरा ध्यान से, a प्लस एक्स बी प्लस एक्स, यहाँ पर किया, दोनों में आपने बराबर वैल्यू ऐड करी। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है कि भाई एब्सोल्यूट चेंज कितना है और किस बेस पे है। जब हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे न्यूमरेटर में तो हम देख रहे थे, इसको बेस मान रहे थे और देख रहे थे कि ये नंबर हो गया तो कितना परसेंटेज चेंज आया। यहाँ पर वही कर रहे हैं कि a प्लस एक्स हुआ तो x का चेंज a पर और x का चेंज b पर निकालेंगे। आप मुझे बताओ a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो परसेंटेज चेंज किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। कैसे? देखो, कम बेस पे सेम नंबर, आपसे मैं कहूँ कि 5 का परसेंटेज 100 पे कितना है? 5% है, लेकिन इसी 5 का 50 पे जो बेस होगा वो कितना होगा? परसेंटेज 10% होगा। तो नंबर न्यूमरेटर में दोनों में बराबर बदलाव हो रहा है, चेंज दोनों में बराबर है, x और x का,
लेकिन परसेंटेज चेंज ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पर बेस कम होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब लेस बेस होता है तो मोर परसेंटेज आता है। केस क्या है, अगर आपका सेम चेंज हो रहा है तो सेम अमाउंट से आपका चेंज हो रहा है, तो जिसका बेस कम होगा परसेंटेज चेंज उसका ज़्यादा होगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जहाँ बेस कम है वहाँ परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इससे आपको दिख गया ना कि ये डोमिनेट करेगा भाई, डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा था और चेंज दोनों में बराबर हो रहा है, एब्सोल्यूट चेंज बराबर हो रहा है। आप यही वाला केस सोच लेना कि 5 यहाँ बदल रहा है, 5 यहाँ बदल रहा है मान लिया, लेकिन अगर b की वैल्यू a से कम है तो परसेंटेज चेंज नीचे वाले में ज़्यादा हो जाएगा। परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो गया, डोमिनेट करेगा डिनोमिनेटर। अरे भाई डिनोमिनेटर अगर डोमिनेट करेगा, आप बताओ, अगर x पॉजिटिव नंबर है, इसमें भी 4 केसेस बनते हैं कि x को पॉजिटिव लिया कि नेगेटिव लिया, सब हो जाएगा। देखो x को आपने ले लिया पॉजिटिव, x को अगर आपने पॉजिटिव नंबर लिया तो क्या होगा बताइए, कि ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है, वो तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा। तो डिनोमिनेटर अगर डोमिनेट करेगा तो डिनोमिनेटर जो चाहेगा वही होगा। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर, अगर x पॉजिटिव है तो ये डिनोमिनेटर क्या है, बढ़ रहा है। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर ओवरऑल फ्रैक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखो यहाँ ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी। यहाँ आगे केस है a लेस देन b, मान लेते हैं x मोर देन 0 है, x मोर देन 0 है, बढ़ रहा है। फिर से आप कहोगे अगर a लेस देन b होगा तो कहानी उल्टी हो जाएगी, यहाँ परसेंटेज चेंज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर डोमिनेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर a b से छोटा है तो यहाँ पर दोनों में चेंज x और x का आ रहा है, सेम क्वांटिटी बदल रही है। अगर सेम क्वांटिटी बदल रही है तो जहाँ पर बेस छोटा होगा परसेंटेज चेंज वहाँ ज़्यादा होगा। न्यूमरेटर छोटा है, परसेंटेज चेंज न्यूमरेटर में ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा। तो न्यूमरेटर अगर डोमिनेट करेगा तो न्यूमरेटर अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मतलब क्या हुआ, a प्लस एक्स क्या हुआ, न्यूमरेटर बढ़ रहा है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। अब दो और दिखा देता हूँ आपको। ये होती है अंडरस्टैंडिंग, है ना, जो चीज़ें आपने अभी तक फार्मूले के तौर पर रट रखी थी ना, आज आपको मैं समझा के ना क्लियर कर रहा हूँ जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये a माइनस एक्स, a माइनस बी माइनस एक्स, और यहाँ लिख रहा हूँ a बाई बी, ये हो गया आपका a माइनस एक्स, ये हो गया आपका b माइनस एक्स। यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 0 से बड़ा है, a b से बड़ा है, यहाँ पर x 0 से बड़ा है और a b से छोटा है यहाँ पर, ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से, ये चीज़ें कर दी मैंने। इसको करने के बाद फिर से वही देखेंगे कि यहाँ पर बेस क्या है, परसेंटेज चेंज निकालने जाएंगे तो ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा आपका। क्यों डोमिनेट करेगा, देखो डिक्रीज दोनों में हो रहा है, एक्स अमाउंट का ही हो रहा है, लेकिन जहाँ बेस कम होगा वहाँ परसेंटेज चेंज ज़्यादा मिलेगा मुझे। डिनोमिनेटर अगर डोमिनेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि फ्रैक्शन के साथ क्या होगा। देखो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, b से b माइनस एक्स, जहाँ x पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ा देता है, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी कि a माइनस एक्स बी माइनस एक्स बड़े होते हैं a बाई बी से। रटा है अगर, भूल जाइए, समझ गए आप आज, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना। यहाँ देखना आप, a लेस देन b है, ये छोटा हुआ तो x का चेंज यहाँ परसेंटेज ज़्यादा देगा, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा। न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा तो देखो न्यूमरेटर क्या कर रहा है, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि फ्रैक्शन के साथ क्या होगा। घट रहा है भैया न्यूमरेटर, घटता हुआ न्यूमरेटर क्या करता है, फ्रैक्शन को कम ही करता है। जो न्यूमरेटर का नेचर होता है वही फ्रैक्शन का नेचर होता है। ये चार चीज़ें मैंने आपको सिखाई जो रेशियो नाम के टॉपिक में आपने बढ़िया मन लगा के रट लिया होगा। ये उसी परसेंटेज चेंज से कहीं ना कहीं क्लियर हो गया, और अभी परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं थोड़ा और बेसिक्स आपको बताऊंगा और साथ में आपको कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। करिएगा क्या कि जो मेथड आपने सीखा है, अब कुछ फ्रैक्शन कंपैरिजन के क्वेश्चन जो आपके सामने हो, नहीं भी हैं तो बना लो, खुद ही लिख लो। 2 फ्रैक्शन लिखने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। लिख के कंपेयर करो इसी तरीके से कि कौन डोमिनेट कर रहा है, इस भाषा में बात करके करिए, और कल सुबह तक अगर आपको चेंज नज़र ना आए तो मुझे बता देना आप, ठीक है। तो गुड बाय आप सभी को, हैप्पी दिवाली। दिवाली में एंजॉय करें और बाकी एप्ट्रिक्स के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।